इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी मौक्किला को उसके शौहर ने मार पीट के घर से निकाल दिया है। वकील साहब ने कहा। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा। आप थाने जाकर एफआईआर कटवाइए। मैंने कहा तो वकील साहब ने मुझे बहुत गौर से देखा। मैडम, मेरी मौक्किला का शौहर का नाम दिलशाद है, उसने कहा और एक फिल्म सी मेरी आंखों के सामने घूम गई। ठीक है, आप कल अपनी मौक्किला और उनके शौहर को ले आए, मैं देख लूंगी क्या मामला है। अगले रोज पहले वकील अपनी मौक्किला के साथ आया। ये वही दिलशाद की खूबसूरत बीवी थी जिसकी फुप्पो तारीफें करते नहीं थकती थी। मैडम, मैं जानती हूँ मैं आपकी मुजरिम हूँ, लेकिन कुदरत ने मुझे इसकी ऐसी सजा दी है कि मेरा दिल खुदकुशी करने को चाहता है, उसने कहा और उसके साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। तुम्हारा मसला क्या है? मैंने सवाल किया। मैडम, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती, औरत ने रोते हुए ही जवाब दिया। और इसकी वजह क्या है? मैडम, पहले तो वो सिर्फ शक करता था इतना ज्यादा कि मेरा जीना दोभर कर दिया। मैं उसकी इजाजत से शॉपिंग पर जाती थी, लेकिन अगर 10 मिनट की भी देर हो जाती तो वो मुझे बहुत गालियां देता और कहता कि किसके साथ गई थी। उस औरत ने कहा, जो अपनी खूबसूरती खो चुकी थी और अब एक आम सी औरत लग रही थी। मैडम, परसों उस शख्स ने बकायदा मुझे मारा और मेरी 3 माह की बच्ची को भी मुझसे छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। बच्ची को तो मैं आज ही बाजियाब करवा लूंगी, मैंने उसे हमदर्दाना लहजे में कहा। फिर मैंने अपने चपरासी को कहा, दिलशाद को अपने कमरे में तलब करवाया। वो आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसका तमाम तर गुरूर तकब्बुर इस वक्त मेरे कदमों तले था। दिलशाद का घर इस वक्त पूरी तरह मेरे हाथ में था। तुमने इस पर हाथ उठाया है? मैंने सवाल किया, जिसका वो फौरी जवाब नहीं दे सका। क्यों? मैंने दूसरा सवाल किया। वो मैडम, मैं दरअसल जब मैं घर लौटा तो मेरी माँ सहन में पड़ी हुई थी, इसने मेरी माँ को डंडों से मारा था। क्या ऐसा ही है? मैंने उस औरत से सवाल किया। दरअसल मैडम, मैं अपने भाई के साथ घर आई थी। मैं भाई के घर उससे पूछ कर गई थी क्योंकि भाई और भाभी ने दावत पर बुलाया था, क्योंकि उनकी बच्ची की सालगिरह थी। भाई मुझे छोड़ने घर आया तो इनकी अम्मा ने कहा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने यार को घर लाने लगी। औरत ने कहा, मेरे सगे भाई को जब उन्होंने मेरा यार कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन ये झूठ है कि मैंने उन्हें डंडों से मारा है। औरत ने कहा, मैंने गुस्से में आकर उन्हें ये कहते हुए धक्का दिया कि जैसा बेटा है वैसी ही उसकी माँ है। मैं चाहती तो बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मेरा घर खराब हो। मैंने औरत से कहा, अगर ये मार पीट बंद कर दे तो तुम क्या उसके साथ रहना पसंद करोगी? मैडम, मेरी 3 माह की बच्ची है, मैं इसे इस तरह कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तुम क्या कहते हो? मैंने दिलशाद से सवाल किया। इसके अलावा और वो क्या कह सकता था? मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने वकील साहब से कहा, इन दोनों के राजीनामे तहरीर करवाएं और इन दोनों से दस्तखत लें। वकील साहब जब तक वो दस्तावेज तैयार करते, मेरे पीए ने इत्तला दी, मैडम आपके शौहर आए हैं और आपको बाहर बुला रहे हैं। उनसे कहो 5 मिनट इंतजार करें, मैं ये काम निपटा कर आती हूँ। इस मामले में उलझकर मुझे याद नहीं रहा कि नादिर ने आना था। वो मुझसे 3 साल सीनियर थे और इस टीचर के साहबजादे थे जिन्होंने मुझे सीएसएस करने का मशवरा दिया था और अपने बेटे की किताबें भी मुझे दी थी। जब मैं ट्रेनिंग पर पहुंची तो नादिर ने ही मेरा इस्तकबाल किया। मेरे वालिद ने आपके बारे में इतना कुछ बताया है कि आप मेरे लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं हैं। नादिर ने मुझसे पहली मुलाकात में यही कहा था। मगर मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने उसको जवाब दिया। आपके लिए इतना काफी नहीं है कि मैं आपके टीचर का बेटा हूँ? उसने कहा। वो खिलते रंग का एक नौजवान था, जबकि मैं उसके मुकाबले में काली रंगत रखती थी। क्या आप जानते हैं कि मेरे मंगेतर ने 4 साल मंगनी रखकर इस बात पर मंगनी तोड़ दी कि मेरी रंगत काली है? ये उसकी बदकिस्मती थी, नादिर ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वो कैसे? अगर वो तुमसे मंगनी ना तोड़ता तो आज मुझे ये मौका कैसे मिलता कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं? नादिर ने कहा तो मैं हैरान रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ जैसी रंगत वाली लड़की के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? मैंने सवाल किया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। जिन बुनियादों पर तुम्हें मुस्तरद किया गया, तकरीबन उसी बुनियाद पर मैं भी मुस्तरद हुआ हूँ। मैं समझी नहीं। मैं ये बात कहे बिना ना रह सकी। आप तो सांवली रंगत के गबरू जवान हैं। लेकिन सीमा ऐसा नहीं समझती थी, नादिर ने कहना शुरू किया। कौन सीमा? सीमा को मैंने टूट कर चाहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसे चाहे बिना ना रह सकता। नादिर कहता जा रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों एक ना हो सके? पहले उसके बाप ने उसे समझाया कि नादिर के पास तो नौकरी नहीं है और उसके बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि 2 घरों के अखराजात बर्दाश्त करे। यही वजह थी कि मैंने मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी शुरू की। जब तक मैं इम्तिहान पास करता, सीमा एक टीवी अदाकार के बहकावे में आ गई। मेरे इल्म में ये बात आई तो मैं सीमा से मिला था, मगर वो तो किसी और ही ख्यालों में थी। उसका जवाब ऐसा था
कि उस रोज़ के बाद मैंने उसका ख़्याल ही छोड़ दिया। क्यों, उसने ऐसा क्या कह दिया था? मैंने सवाल किया। अभी तुम इम्तिहान पास करोगे, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि तुम्हें कोई अच्छी पोस्टिंग मिल जाए? सीमा ने कहा। वैसे जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो हीरो है, हीरो। सीमा कह रही थी और मेरे पैरों से ज़मीन खिसकती जा रही थी। ऐसे हीरो की मौजूदगी में तुम जैसे काले से मैं किस तरह शादी कर सकती हूँ? सीमा ने साफ-साफ इनकार कर दिया था। हम दोनों की कहानी मिलती-जुलती थी, लेकिन फिर भी मैंने फौरी तौर पर हामी नहीं भरी थी। नादिर ने अपने वालिद को मेरे घर भेजा। अम्मा ने तो फौरन ही हाँ कर दी, मगर अब्बा ने कहा, मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, मशवरा करूंगा, उसके बाद रजामंदी आपको बता दूंगा। अब्बा ने मेरी रजामंदी के साथ हामी भरी, लेकिन अब मसला ये था कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इसका हल ये निकाला गया कि हम दोनों के वालिदैन जहाज के जरिए इस्लामाबाद आए और हमारा निकाह हो गया। नादिर इतने अच्छे हैं कि आज तक उन्होंने मेरी रंगत के हवाले से कभी कोई बात ही नहीं की, बल्कि उल्टा मेरी तारीफें करते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तो सीमा की आंखें चूटियों की आंखें हैं। जितने घने बाल तुम्हारे हैं, उसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे पकाए हुए खानों की तारीफ किए बगैर वो निवाला हलक से नीचे नहीं उतारते। लेकिन आखिरी बात, हम दोनों तो खुश हैं, सिवाय इसके कि हम दोनों की पोस्टिंग एक शहर में नहीं है। सीमा अलबत्ता खुला ले चुकी है, वो भी इसलिए कि उसके हीरो ने दूसरी शादी करके सौकन उसके ऊपर बिठा दी और सीमा ये बर्दाश्त न कर सकी। उसने हीरो से तलाक का मुतालबा कर दिया, लेकिन जब उसने तलाक न दी, तो उसने खुला ले ली और अब वो अब तक अकेली है। उसके हीरो ने कह सुनकर उसे 1-2 ड्रामों में सानवी किरदार दिलवा दिए, लेकिन ड्रामों के लिए खूबसूरती के साथ एक्टिंग की भी ज़रूरत होती है। मगर सीमा इस मामले में बिल्कुल निकम्मी थी। आपके ताउन से 1-2 इश्तिहारों में मॉडलिंग की, फिर उसके बाद उसका कोई ज़िक्र नहीं। मैं अपने दफ्तर से निकली, नादिर अपने सरकारी कार में मौजूद मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उसके साथ बैठ गई और हम दोनों वहाँ से निकल आए। दिलशाद अपनी मोटरसाइकिल के पास मौजूद था। उसकी वो बीवी जो कभी खूबसूरत थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया था दोपहर का खाना, तुम दोनों हमारे साथ खाना। तो फिर देर किस बात की है? मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैंने कहा। तुमसे ज़्यादा भूख मुझे महसूस हो रही है। हम आपकी बेटी के दफ्तर से निकल गए हैं और 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, नादिर ने अपने फ़ोन से इत्तला देते हुए मुझसे मुखातिब होकर कहा। तुम्हारी अम्मा के हाथों में तुमसे ज़्यादा लज़्ज़त है। ज़ाहिर है मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। शागिर्द कभी उस्ताद से आगे तो नहीं बढ़ सकते। इस तरह की गुफ्तगू करते हुए हम अपने नए घर पहुंच गए, जहाँ खाना मेज़ पर सजा हुआ था। हम दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए खाने पर टूट पड़े। अम्मा की तारीफ़ें ऐसे कर रहा था जैसे उसने इससे अच्छा खाना कभी खाया ही ना हो। तुम तारीफ़ करते हो तो दिल भर जाता है कि कोई तो है जिसे मेरे हाथों का खाना पसंद आता है, वरना इनके अब्बा ने तो कभी झूठे मुँह मेरी तारीफ़ नहीं की। मैं एक साबिर शख्स हूँ, जो मिलता है सब्र शुक्र से खा लेता हूँ। झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी, अब्बा ने कहा और मैं तिनक गई। आप ये कह रहे हैं कि नादिर झूठ बोलते हैं? मैंने कहा। अब कोई एक कप चाय पिलवा दे तो मैं उसे जन्नत की बशारत दे सकता हूँ, नादिर ने कहा। लेकिन मैं इससे पहले ही चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। चाय के बाद हम वहां से रवाना हुए। अब हमारी मंजिल सजावल थी, जहां नादिर की पोस्टिंग थी। वो रात हमने सजावल के डीसी हाउस में गुजारी थी। फिर मैंने सफाई शुरू कर दी थी, 1 हफ्ते बाद आई थी। इस घर में जहां हर शय बिखरी हुई थी, कुछ देर तो आराम कर लेती। और मैं हंस दी थी। आराम तो अब कब्र में ही नसीब होगा, मैंने कहा और नादिर ने कह कहा लगा दिया।